तो नमस्कार दोस्तों। परिणाम आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक आपको नजर आ गया होगा, खनिज हमें पढ़ना है, भारत के प्रमुख खनिज। तो वहीं से बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चालू करते हैं भारत में खनिज। और वो करने से पहले हम समझते हैं पहले कि खनिज क्या होता है। ठीक, कुछ बातें मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ। पहली बात हम शुरू करते हैं, खनिज क्या होता है। खनिज, ठीक, खनिज का मतलब होता है, ये सबसे पहले मिलता कहाँ है, भू परपटी से। तो भू परपटी में प्राकृतिक रूप से कैसे मिलता है, क्या मानव के द्वारा निर्मित है, नहीं। प्राकृतिक रूप से भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पाए जाने वाले क्या पाए जाते हैं, ये तत्व या यौगिक होते हैं। भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, अगली बात मैं करूंगा, जिनके अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। पहली बात होती है इनकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है। क्या होती है इनकी निश्चित आंतरिक संरचना। और आंतरिक में मेनली क्या मिलता है हमें, रासायनिक संरचना। कौन सी संरचना मिलती है, रासायनिक संरचना, यानी जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन। ठीक, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। और जिनमें जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। विशिष्ट गुण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक होता है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि खनिज क्या है। दोस्तों, खनिज का मतलब है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, जिनकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, यानी जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, और जिनके स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। सवाल पैदा होता है पहला यहीं से, ये भूपर्पटी क्या है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में आप लोगों के नहीं है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है क्रस्ट, ये क्रस्ट। दूसरा होता है मेंटल, मेंटल। और तीसरा होता है कोर, जिसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। इस क्रस्ट को ही भूपर्पटी कहते हैं, यानी जिन खनिजों का, जिन मिनरल्स का हम उत्खनन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, वो हमें इस भूपर्पटी से मिलते हैं। दोस्तों, औसतन रूप से इसकी मोटाई या सतह से बात करूं तो गहराई 100 किलोमीटर मानी जाती है। और हमें अच्छे से पता है कि आज तक भी जो सबसे गहरी खाने हैं, सबसे पहले गहरी खाने सोने की मिलती है, वो मिलती है ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में हमें वो खान मिलती है, ट्रांसवाल में मिलती है। और वो कितनी गहरी है, वो है मोटी मोटी मान सकते हो 3.5 किलोमीटर गहरी। अगला आप लोगों ने नाम सुना होगा कोला प्रायद्वीप। ये भी आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जब स्रोत पढ़ेंगे तो वहां नाम आएंगे। कोला प्रायद्वीप ये रूस में है। वहां पर ड्रिलिंग की गई है आज तक की सबसे गहरी। थोड़ा सा 12 किलोमीटर से ज्यादा है, पर आप मोटा मोटा याद रखेंगे 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर गहराई तक ड्रिलिंग हो गई। सोना 3.5 किलोमीटर की गहराई तक ट्रांसवाल से निकाला जा रहा है। तो इससे हमें बात समझ में आ गई कि खनिज आज तक जितनी गहराई से निकाले गए हैं वो भूपर्पटी से निकाले गए हैं। और भूपर्पटी की जो एवरेज डेप्थ या गहराई मानी जाती है, वो मानी जाती है 100 किलोमीटर। ये जो ऊपर वाली जगह है इसे कहते हैं सतह। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे खनिज क्या होता है, मिनरल क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात समझ गए होंगे ये कहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी से। भूपर्पटी क्या होती है, आज तक कितनी गहराई से निकाले गए हैं। तो इन सभी को अगर कंक्लूड करूं तो मैं क्या पाता हूं कि खनिज भूपर्पटी भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि इसे मनुष्य ने नहीं बनाया। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को लगभग 10-15 मिनट का एक बैकग्राउंड दूंगा जिसमें समझाऊंगा खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, ताकि हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि कहां से आई, क्यों हुआ। ये सारी बातें हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलती जाए। ठीक, तो खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं,
जिनके अंदर दो बात होती है। पहली बात, इनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, इनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है। और दूसरी बात जो इनमें है वो ये है कि इनमें विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। अब अगली बात जो इसी से चालू होती है वो दोस्तों एक बात है, उसे कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक, अभी मैं बताता हूं दोनों में अंतर क्या है, खनिज और अयस्क में। अयस्क का मतलब मैं यहीं से पकड़ूंगा, अ यानी आसानी से, अ यानी आसानी से, स यानी यानी सुविधा पूर्वक, स यानी सुविधा पूर्वक यानी इजीली। ठीक, और क यानी कम लागत पर, क यानी कम लागत पर, यानी अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ऐसे खनिज, क्या बोला मैं? ऐसे खनिज, क्योंकि खनिज का ही एक प्रकार होता है, ऐसे खनिज जिनसे, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे जिनसे आसानी से, सुविधा पूर्वक और कम लागत पर, कम लागत पर शुद्ध धातु, क्या बोला मैं? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट की जा सके, एक्सट्रैक्ट की जा सके, एक्सट्रैक्ट की जा सके। और कितना होना चाहिए? इतना किया जा सके जो जिसका जिसका कमर्शियल, जिसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो, कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो। दोस्तों आज मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का मेरे पास रिव्यू आया कि सर प्लीज थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी यूज किया करो, तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मैं दोनों चीजें करने की कोशिश करता हूं तो पहली बात तो ये कि मेरे पास मसाला या मटेरियल ही इतना होता है कि मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है सारी बातें बेसिक से समझाने में। दूसरी बात, अगर मैं उसमें बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करने लगूं तो इस वीडियो की लेंथ लगभग 1.5 टाइम हो जाएगी। तो शायद आप लोग ही वो जब घंटे दिखेंगे ना, 3 घंटे 4 घंटे, तो आप ही उस वीडियो को नहीं देखोगे। इसलिए मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। बहरहाल वापस समझते हैं अयस्क क्या होता है। मैंने बताया अ यानी, मैंने बताया अ यानी आसानी से, यानी ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे आसानी से, सुविधा पूर्वक, कम लागत पर शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट यानी निकाली जा सके। कितनी मात्रा में निकाली जा सके? इतनी मात्रा में कि मैं उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन, कमर्शियल यूटिलाइजेशन यानी वाणिज्यिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से उपयोगी मात्रा में इसको निकाल सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लिया है इतना बड़ा लोहे का पहाड़, ठीक, जिसके अंदर मान लो हेमेटाइट नहीं, लिग्नाइट है ना, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सॉरी लिमोनाइट, लिग्नाइट कोयले का होता है, लिमोनाइट है। और फिर पता चला उससे 1 किलो लोहा निकला, तो ये तो बेवकूफी वाला काम हो गया यार। उस 1 किलो आयरन से क्या मैं कमर्शियल यूज कर सकता हूँ? शायद नहीं। इसलिए लोहे के अयस्क हम उन्हें मानेंगे क्योंकि प्रकृति में आपको पता है सभी चीजें एक दूसरे में घुली मिली होती है। कहीं भी अगर आप 1000 किलो चीज ले लोगे तो उसमें से 1 किलो तो कोई भी चीज निकल जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए अयस्क उसे कहेंगे, लोहे के अयस्क उन्हें कहेंगे, जैसे मैंने कहा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, यानी अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर, ओर यानी अयस्क। आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, आयरन का ओर है हेमेटाइट। और आप सभी को पता है मैग्नेटाइट में 70% आयरन यानी लोहांश होता है, आयरन कंटेंट होता है, लोहे का अंश यानी लोहे की मात्रा होती है। और हेमेटाइट में लगभग 50 से 65%, 60% ये लोहे की मात्रा होती है। अगर मैं बात करूं तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि मैग्नेटाइट अगर मैं 100 किलो लेकर आऊं तो उसमें से मैं लोहा 70 किलो निकाल सकता हूं, और हेमेटाइट अगर मैं 100 किलो लाऊं तो उससे 50 से 60 किलो लोहा निकल जाता है। यहां तक की बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसीलिए इन दोनों को वैसे आप लोगों ने और भी नाम पढ़ा होगा, लिमोनाइट और अगला नाम पड़ा होगा सिडेराइट। ये चारों ही लोहे के अयस्क है, इसीलिए इन्हें आयरन ओर कहते हैं, लोह अयस्क कहते हैं, लोहे के अयस्क कहते हैं। ये चारों ही हैं, लेकिन भारत में ज्यादा हेमेटाइट मिलता है, जिसपे थोड़ी देर बाद में मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं खनिज और अयस्क क्या होता है बात पकड़ ले गए होंगे। अगर मैं कंक्लूड करूं तो पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया खनिज। खनिज मतलब ऐसे प्राकृतिक रूप में या प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में प्राप्त, प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में प्राप्त ऐसे तत्व और यौगिक जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और विशिष्ट भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। फिर हम गए अयस्क। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे ज्यादा मात्रा में सुविधा पूर्वक कम लागत पर, कि मान लो कि आप कोई भी जैसे लोहा निकालना चाहते हो मैग्नेटाइट से, 1 करोड़ रुपए लगा दिए उसके अंदर, तो वो
वो कम लागत नहीं हुई, वो इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होगा, तो एक कम लागत की बात भी समझ में आ गई होगी, जिनसे निकाली जा सके वो अयस्क कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैं ये बात कर सकता हूं ये अयस्क है, और मैं बात कर सकता हूं कि ये खनिज है। ये कुछ कुछ वैसी बात है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, अच्छे तरीके से कर चुके होंगे आप लोग ये रिवीजन, तो है ना, रीजनिंग पढ़ चुके होंगे। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कहने का मतलब सभी अयस्क क्या होते हैं, बाहर निकलो, खनिज होते हैं। जब भी आप अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ आते हो, इतनी रीजनिंग आपको आती होगी संभवतः मुझसे ज्यादा, ठीक। सभी अयस्क खनिज होते हैं, और मैं याद रखता था आशीष कुमार इधर चलेगा, यानी सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। बेटा वो मेरा नाम तुम्हें मैं भूलने नहीं दूंगा, उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं आ रहा ना इस अंदर वाले गोले में, ये वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट खनिज में तो आ रहा है। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अयस्क और खनिज का अंतर पहली बार समझ में आया होगा, जहां तक मैं मानता हूँ। और नहीं भी आया तो आप इस वीडियो को पुनः अप्रोच करें और फिर पढ़ें, ताकि अभी हम मुद्दे पे आ जाए। दोस्तों अब प्रमुख बात चालू होती है, और वो प्रमुख बात यह है कि इन खनिजों का निर्माण कैसे हुआ, इन खनिजों का भूपर्पटी पर क्या बात चालू होती है, इन खनिजों का भूपर्पटी पर निर्माण कैसे हुआ। यानी इंपॉर्टेंट बात है, निर्माण कैसे हुआ। आपको मैंने कहा जब भी मैं कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ाता हूं, तो आप लोग मानते हैं कि सबसे पहले मैं बेसिक चीजों पर जाता हूं। कहां जाता हूं, बेसिक चीजों पर जाता हूं, स्टार्टिंग से जाता हूं, और वहां से वो सब चीजें देखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था वहीं से चालू करो। याद होगा फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें पूरा भारत कैसे बना वहां तक लेकर आया था, और वही पिक्चर वापस से यहाँ है। आप लोग डिटेल के लिए वहां जाएं, इसलिए मैं एक एक चीज बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो को, भारत की स्थिति और विस्तार वाले वीडियो के शुरू के 15 मिनट को देख लें, आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। और उस वीडियो के आगे मैं आज की क्लास में बढ़ूंगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये पकड़ोगे यार भारत में लोहा यहीं क्यों मिल रहा है, मैग्नेटाइट लोहा दक्षिण भारत में ही क्यों मिल रहा है, क्या मैग्नेटाइट लोहा का दक्षिण भारत का संबंध है। तब तो वो बात परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी। कहाँ समझ में आ जाएगी, जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी। नहीं तो रटते रहो हाथ धर धर के, और भूलते रहो और भटकते रहो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो पहली बात हमारी जो चालू होती है, वो हमने पढ़ा था कि जो आज तक का सर्वाधिक मान्य यानी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो थी जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। जेम्स जीन्स ने क्या कहा कि सूर्य से थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये सन था, सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ। कैसे हुआ, फर्स्ट वीडियो देखिएगा। सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ। जब सूर्य से कुछ पदार्थ अलग होगा तो दोस्तों वो कुछ इरेगुलर शेप में, और आप ये बताएं कैसा होगा वो होगा तप्त आग का गोला। क्या होगा, तप्त आग का गोला होगा या नहीं होगा। और जब इस आग के गोले का सबसे पहले शीतलीकरण हुआ, इस तप्त आग के गोले का शीतलीकरण यानी कूलिंग प्रोसेस हुआ, उससे ये कुछ इरेगुलर शेप में कुछ बना, और उसके साथ में कुछ चट्टानें भी बनी, जिन्हें आर्कियन रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियन रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियन रॉक्स कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी का आपको पता है, पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और किससे मानी जाती है, सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ, वो पदार्थ का शीतलीकरण हुआ, कुछ इरेगुलर शेप बनी, जो प्रारंभिक चट्टानें बनी, जो पृथ्वी की शुरुआती रॉक्स थी, प्रारंभिक चट्टानें थी, उन्हें आर्कियन रॉक्स कहते हैं। इन्हीं के साथ मैं कुछ बातें समझने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चट्टानें यानी रॉक्स, ये दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स, और दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, जिन्हें सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। अवसादी चट्टानें यानी सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। जरा वापस से आइए, प्राथमिक चट्टानों का एग्जाम्पल माना जाता है
आग्नेय चट्टान। कौन सा एग्जाम्पल माना जाता है? आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में इग्नियस इग्नियस रॉक कहते हैं। आग्नेय चट्टान, नाम से ये खुद बोल रही है मेरा नाम आग्नेय चट्टान है और मैं आग से बनती हूँ। काहे से बनती हूँ? आग से निर्मित। आग से क्या निकलता है? मोटा मोटा कहूँ तो लावे से या आग से निर्मित चट्टान ये आग्नेय चट्टान कहलाती है, जो दो दो स्तरों पर देखी जा सकती है। एक तो वही जो आरंभिक आरंभिक यानी शुरुआत में बनी, आरंभिक समय में बनी, यानी जब पृथ्वी का वो पदार्थ जो आरंभिक समय में सूर्य से अलग हुआ था उसका शीतलीकरण से बनी, आरंभिक समय में बनी, और बाद में जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार हुए तो ज्वालामुखी उद्गार से जो तप्त मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों? जब लावा पृथ्वी के अंदर ही होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब वो जमीन पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, लावा कहते हैं। मैं याद रखता था एल से लावा, एल से लैंड। जब वो लैंड पे आ जाएगा यानी सतह पर आ जाएगा तो लावा कहलाएगा। जो मैं कई बार कहता हूँ, मोदी साहब की गारंटी 5 साल है, अपनी गारंटी पोते पोती तक है कि आप जिंदगी में दोबारा नहीं भूलोगे और आपकी कला में चूक कभी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। चट्टानें दो प्रकार की होती है, प्राथमिक चट्टान और द्वितीयक चट्टान। प्राथमिक चट्टान और द्वितीयक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, और दूसरा है वो है सेकेंडरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक का एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक दो समय बनी, एक तो आरंभिक वाली चट्टान और बाद में ज्वालामुखी उद्गार हुए, जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे क्यों हुए क्या हुए। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। इनके ठंडा होने से जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। जिसके दो एग्जाम्पल भी आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, जिसके दो एग्जाम्पल भी आप लोग सुन लीजिए। जैसे ग्रेनाइट, ये नाम पक्का आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे बेसाल्ट और जैसे गैब्रो, ये दो नाम तो पक्का सुने होंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। अब इधर की पिक्चर पे आइए। चूंकि पृथ्वी पर सबसे पहले ये चट्टान बनी थी, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई प्राथमिक चट्टान है, हम जानते हैं उस पर सतत रूप से जल और वायु की क्रिया होती है। जल और वायु जब इस पर से होके फ्लो करते हैं तो वो ऊपरी सतह के कणों को, पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाते हैं, तो और उसको हम अपर्दन भी कहते हैं। अभी मैं इधर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम टू द पॉइंट डायरेक्ट मिनरल पे आना चाहते हैं। सिर्फ एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री 15 मिनट की बताना चाहता हूं। जब जल और वायु अपर्दन करके इसकी ऊपरी सतह के कणों को बहाकर ले जाएंगे तो दोस्तों कहीं पर ले जाकर उन कणों को वो डिपॉजिट भी करेंगे और कुछ टाइम बाद में हम खुद अच्छे से जानते हैं कि जब उन कणों के डिपोजिशन यानी उनका जब सीमेंटेशन मतलब सुदृढ़ीकरण हो जाता है, मजबूती हो जाती है, आपस में वो कण एक दूसरे से दबाव की वजह से जुड़ जाते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। उस सीमेंटेशन प्रोसेस की वजह से जो चट्टानें बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। कौन सी चट्टान कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं, जिसमें प्राथमिक चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से प्राप्त मलबा या उसके अपर्दन से प्राप्त अवसाद और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बात पकड़ में आ गई होगी इसी शब्द से कि जब अवसादी चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं तो जरूर जीवाश्म मतलब फॉसिल्स मिलते हैं, तो जरूर जीवाश्म ईंधन, जरूर आधात्विक खनिज। कौन से खनिज? आधात्विक, मुख्य रूप से अनेक आधात्विक खनिज यानी नॉन मेटल्स और फॉसिल यानी जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल। ये दो चीजें दोस्तों कौन सी चट्टान में मिलेगी? अवसादी चट्टान में मिलेगी। जबकि आग्नेय चट्टान में कौन से मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे धात्विक खनिज मिलेंगे, मेटलिक मिनरल्स मिलेंगे, धात्विक खनिज मिलेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ बात समझ गए होंगे। आग्नेय चट्टान में धातुएं मिलती है और अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से अधातुएं और ईंधन खनिज मिलते हैं। ज्यादातर अधातुएं
जब मैंने एक वर्ड यूज किया, सभी अधातुएं नहीं, ज्यादातर अधातुएं अवसादी चट्टानों में मिलती है। नाम भी बता देता हूं, जैसे अधात्विक खनिज का चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर, बात समझ गए होंगे, ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों में मिलता है। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों में दोस्तों धात्विक खनिज का जो आपका एग्जाम्पल है आयरन, जो आपका एग्जाम्पल है मैग्नीज, जो आपका एग्जाम्पल है एलुमिना या बॉक्साइट Al2O3, और जो आपके ये तीन जो आपके सिलेबस में है वो धात्विक खनिज है, वो आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जबकि एक अधात्विक खनिज है, उसका नाम है हमारे अभ्रक। मैंने एक शब्द यूज किया था, अधिकांशतः धात्विक खनिज यहाँ मिलते हैं किसमें, आग्नेय चट्टानों में। और आधात्विक खनिज मिलते हैं हमें, अधिकांश आधात्विक खनिज मिलते हैं अवसादी चट्टानों में, धात्विक खनिज मिलते हैं आग्नेय चट्टानों में। लेकिन अभ्रक, अभ्रक जो हमें मिलता है वो मिलता है आग्नेय और क यानी कायांतरित चट्टान में, कायांतरित चट्टान में। और यहीं से हम बात शुरू करते हैं कि ये कायांतरित चट्टान होती क्या है, ये कायांतरित चट्टान क्या होती है। दोस्तों कायांतरित चट्टान खुद कह रही है, इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये खुद कह रही है काया यानी मेरी काया यानी मेरा रूप, इसका क्या हो गया, अंतरण हो गया यानी बदल गया, इसी का हो गया अंतरण, इसीलिए इसको कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। और किसमें अंतरण होता है, आग्नेय। मैंने कहा आग्नेय, आग्नेय चट्टान भी कायांतरित में बदलती है। और मैंने कहा अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, इसका भी क्या होता है, कायांतरण होता है। तो ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, अवसादी का बता देता हूँ पहले। अवसादी चट्टान में आपने सुना होगा चूना पत्थर, जब ताप और दाब की क्रिया, ताप और दाब की वजह से, इसका कारण क्या है, कायांतरण का कारण क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी वजह से ये बदलता है संगमरमर यानी मार्बल में। अगली मैं बात करूं, पहला ये हो गया। दूसरे की बात करूं तो आप लोगों ने बलुआ पत्थर या बालू पत्थर का नाम सुना होगा, और जब उसका कायांतरण है तो ये कौन से चट्टान है, चूना पत्थर बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान। और ये कौन सी चट्टान है, कायांतरित चट्टान, यानी अवसादी से ये बनता है और बालू पत्थर से जो बनता है उसे दोस्तों क्वार्टजाइट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल की बात करूँ तो ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट में जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कायांतरण हो जाता है तो जो बनता है उसे नीस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे, और अगर यहाँ तक समझ गए तो यहीं से मैं अगली पिक्चर शुरू करता हूँ, और वो है पृथ्वी की आयु के बारे में कुछ बातें, और फिर ये सारी बातें एक एक करके हमारा कंक्लूजन निकलना चालू हो जाएगा। तो जरा चलिए, हमें पता है पृथ्वी की उत्पत्ति, हमें पता है पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमें पता है ये तप्त आग का गोला था, ये तप्त आग का गोला था जो कुछ इर्रेगुलर शेप में था। इसका शीतलीकरण हुआ, इसका शीतलीकरण हुआ, और शीतलीकरण से जो चट्टान सबसे पहले बनी उन्हें कहते हैं आर्कियन चट्टान। क्या कहते हैं, आर्कियन चट्टान। अब ये जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कुछ चट्टानों के नाम लिखने जा रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन है भारतीय चट्टान प्रणाली का। किसका क्लासिफिकेशन है, भारतीय चट्टान प्रणाली का। जो अभी मैंने किया था वो क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या था, ये था चट्टान के प्रकार जो थ्रू आउट द वर्ल्ड माना जाता है। अब इस चट्टान के भी सब पार्ट किए जाते हैं, अलग अलग भागों का माना जाता है। ठीक, तो वो भारत में क्या माना गया, भारत का देशी क्लासिफिकेशन या जो भारत का इस जो भारत के द्वारा या भारत के भूगोल वेत्ताओं के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसका क्या वर्गीकरण है वो मैं बता रहा हूँ। जो यहीं से शुरू होता है वो है, पहला है आर्कियन चट्टान, फिर दूसरा कहलाता है धारवाड़ चट्टान। क्या कहलाता है, धारवाड़ चट्टान। तीसरा कहलाता है कुडप्पा चट्टान। कौन सी, कुडप्पा क्रम की, क्रम यानी सीरीज, धारवाड़ क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, कुडप्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टान। पांचवा जो है वो दोस्तों द्रविडियन है, द्रविडियन है, जिसका एग्जाम्पल कार्बोनीफेरस चट्टान है। कौन सा चट्टान है, कार्बोनीफेरस चट्टान, कार्बोनीफेरस युग में बनी चट्टान, द्रविडियन या द्रविड़ क्रम की चट्टान। अगला है
गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और सातवां है दक्कन, दक्कन क्रम की चट्टान। और आठवां जो है वो है टर्शियरी चट्टान। क्या है? टर्शियरी, टर्शियरी क्रम की चट्टान, की चट्टान। यहां तक बात समझ गए होंगे। आइए, अब इसको पूरे को हमें याद नहीं होता तो दोस्तों मैं कैसे याद रखता था, आज के बाद में आप भी याद रखेंगे। मैं इसको कुछ इस तरह से याद रखता था। कैसे? आप बोलेंगे आधी, आधी कुंवारी गोद, आधी कुंवारी गोद। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए, कोई किसी भी बात का अन्यथा अर्थ ना ले। ठीक, कैसे आधी कुंवारी गोद भर गई वो आपकी, आप सोचें, आपका काम सोचे। आ यानी आर्कियन, आ यानी आर्कियन चट्टान, ध यानी धारवाड़ चट्टान, कु यानी कुड़प्पा चट्टान, व यानी विंध्यन चट्टान, गो यानी गोंडवाना चट्टान। क्योंकि इस क्रम की चट्टाने का अध्ययन भारत के अंदर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? जिस पर खनिज वाले चैप्टर में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा दोस्तों? मेरी मजबूरी है, फिर मैं 2-2 घंटों के अंदर एक एक टॉपिक पढ़ा नहीं सकता। आप कभी ये पास करके कभी फाउंडेशन टाइप की क्लास में आइए, आपकी तबीयत हरी कर दूंगा मैं। आपको समझ में आ जाएगा भारत में कोयला यहीं मिलना था, भारत में लोहा यहीं मिलना था, भारत के अंदर बॉक्साइट यहीं मिलना था, बॉक्साइट नेतरहाट पलामू में ही मिलना था। क्यों मिलना था ये भी समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ लेगा। अभी मेरी भी मजबूरियों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं फिर सारी चीजें इतना विस्तृत बता के समय पर चीजें पूरी नहीं कर सकता। ठीक, फिर आ गया गो, गो यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान, द यानी दक्कन, और लास्ट में टर्शरी, जिसका एग्जाम्पल तो हमें हिमालय पता है। जरा ब्रीफ में बात करते हैं। आर्कियन चट्टान, मैंने कहा जब आरंभ में इसका शीतलीकरण उसकी वजह से बनी, इसलिए कैसी चट्टान होगी भाई ये? आग्नेय चट्टान। क्या था? आग्नेय चट्टान। कैसी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान। लेकिन चूंकि बहुत पुरानी चट्टान है, क्यों है पुरानी? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब इससे वो निकला तो लगभग इन चट्टानों को कितना अरब वर्ष पूर्व पुराना माना जाता है? आर्कियन चट्टानें पृथ्वी पर 4.3 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। 4.3 अरब वर्ष पुरानी। तो गुरुजी ये बच कैसे गई 4.3 अरब वर्ष पुरानी? क्योंकि ये कठोर थी। क्योंकि ये कठोर थी। गुरुजी कठोर क्यों थी? कठोर इस वजह से थी क्योंकि इसमें धात्विक खनिज थे। कौन से खनिज थे? धात्विक खनिज थे। बात पकड़ ले गए होंगे, बात पकड़ ले गए होंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों में अगर धात्विक खनिज मिलता है तो जरूर भारत के अंदर मैग्नीज आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही मिलेगा। और भारत का जो मिनरल मिनरल ईयर बुक निकाली जाती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैग्नीज आर्कियन सीरीज की गोंडाइट और कोडुराइट रॉक से मिलता है। तो बात पकड़ में आ गई होगी कि मैग्नीज यही क्यों मिल रहा है। ये मेरा पर्पज है आपको हर टॉपिक के बारे में बताने का। उम्मीद कर रहा हूं बात पकड़ ले गए होंगे कि आर्कियन सीरीज की रॉक्स सबसे पहले जो 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 तप्त मैग्मा था, जो तप्त मैग्मा था या जो तप्त गैसीय गोला था, जो निकला कहीं से था? सूर्य से निकला था। उसका जब शीतलीकरण हुआ तो उससे जो सबसे पहले पृथ्वी पर रॉक्स बनी वो आर्कियन रॉक्स थी। दोस्तों भारतीय प्रणाली के बीच में एक चीज घुसा रहा हूं जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है, आपने नाम सुना होगा, वो थी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। कौन सी रॉक्स थी? प्री कैम्ब्रियन रॉक्स या चट्टाने या पर्वतमालाएं। दो नाम बहुत पड़े होंगे, अरावली और अपलेशियन। उम्मीद कर रहा हूं बात पकड़ ले गए होंगे। अरावली और अपलेशियन ये आर्कियन चट्टानों के बाद पृथ्वी पर बनी है। उम्मीद कर रहा हूं एक एक बात समझ में आ गई होगी। और ये क्या है? उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। अगर यहां पर भी ऐसा है तो अरावली के अंदर भी आपको धात्विक खनिज मिलेंगे। और आपको पता है जो राजस्थान के अधिकांश खनिज आप जहां पढ़ते हैं वो अरावली के बेल्ट में ही मिलते हैं। अरावली के बेल्ट में ही क्यों मिलते हैं ये आपको आज पहली बार समझ में आया होगा कि ये पिक्चर चल क्या रही है। अभी मैं मुद्दे पे रहता हूं, मैं क्योंकि टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। मैंने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी आपको प्रूव किया कि आप वर्ल्ड इंडिया राजस्थान ना पढ़ें, आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पकड़ें, आप रटे नहीं चीजों को समझें ताकि जिंदगी भर के लिए बात समझ में आ जाए और पढ़ाई पहली बार आखिरी बार हो जाए। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गए होंगे। इसलिए मैं कई बार मजाक में बोल देता हूं भटक रहे हो किधर, इलाज होगा इधर।
बात समझ में आ गई होगी। तो जरा इधर आइए, ये हो गया प्री कैम्ब्रियन चट्टानें, और प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के उदाहरण आपने पढ़े होंगे और आपको पता है अपलेशियन, जरा मैं और डिटेल में जाऊं तो आपको पता है कि अपलेशियन के अंदर कोयला भी मिलता है, आपको पता है अपलेशियन वाले क्षेत्र के अंदर लोहा भी मिलता है। थोड़ा सा साइड में चला जाऊंगा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा डेट्रॉयट, आप लोगों ने नाम सुना होगा डेट्रॉयट, आप लोगों को बात पकड़ में आ गई होगी, जो ग्रेट लेक्स वाले एरिया के अंदर है डेट्रॉयट, अगर लोहा मिल रहा है उसी के आसपास के क्षेत्र में, अगर कोयला भी मिल रहा है तो आप ही बता दीजिए डेट्रॉयट में लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना होगा, और अगर लोहा इस्पात उसके आसपास पनप रहा है तो डेट्रॉयट 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 बोलेंगे, डेट्रॉयट डेट्रॉयट डेट्रॉयट, और लास्ट में बोलेंगे दे टायर दे टायर दे टायर। टायर यानी गाड़ी में लगता है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अगर आप लोग ये बात मानने को तैयार हैं तो किसी दिन हम एक बार वापस मिलते हैं, लाइव मिलते हैं, और 1 घंटे की सिर्फ क्लास के अंदर विश्व के सारे औद्योगिक प्रदेश ऐसे ही निपटाते हैं। विश्व के सारे औद्योगिक प्रदेशों को विद इन द क्लासरूम, विद इन द 1 आवर, आप लोगों की क्लास के दौरान आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूं, थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जरा मैं 2-3 नाम, टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं 2 मिनट के लिए। आप लोगों ने डेट्रॉयट का नाम सुना होगा। विश्व के औद्योगिक प्रदेश ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एक सवाल आ रहा है, हर बार एक सवाल आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोगों ने शिकागो का नाम सुना होगा, आप लोगों ने शिकागो का नाम सुना होगा, आप लोगों ने हैमिल्टन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने माराकेबो का नाम सुना होगा। ये वो नाम लिख रहा हूं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों ने वालपरेजो का नाम सुना होगा, आप लोगों ने वालपरेजो का, डेट्रॉयट का नाम सुना होगा, शिकागो का नाम सुना होगा, हैमिल्टन का नाम सुना होगा, माराकेबो का नाम सुना होगा, वालपरेजो का नाम सुना होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने साओ पोलो का नाम सुना होगा, साओ पोलो का नाम सुना होगा। मैं हजारों नाम, आप लोगों ने ओटावा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने ओटावा का नाम सुना होगा। मैं कम से कम 150 यहाँ लिख सकता हूं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक अलग है, लेकिन अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आपको 2 मिनट में एक ब्लिंक दे देता हूं, जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। जरा पकड़िए, क्योंकि वहां हमसे कोई पीएचडी नहीं करवा रहा है। चूंकि दोस्तों ये क्लास है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको इतना सुचवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम के अंदर हमारी वो कलाकारी काम आती है कि एग्जाम में आंसर कैसे निकाल लें, भूल जाए तो भी आंसर कैसे फाइंड आउट कर लें। तो यही मैं आता हूं, और पकड़िए डेट्रॉयट क्यों यहां हो रहा है उसका कारण मैं बता चुका। अपलेशियन से जोड़ करके मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी। जरा आइए बोलिए डेट्रॉयट 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 डेट्रॉयट, दे टायर दे टायर दे टायर दे टायर, यानी टायर काहे में लगता है दोस्तों, ऑटोमोबाइल में। तो यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलेगी। कौन सी इंडस्ट्री मिलेगी? ऑटोमोबाइल। मैं शिकागो को दोस्तों स्टाइल में लिखूंगा तो शिकागो यहां तक लिख दिया ना, ये लो शिकागो है, नहीं मैं ऐसे लिख दूंगा एन, यानी शिकागो चिकन इंडस्ट्री के लिए, यानी मांस उद्योग के लिए फेमस है। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हैमिल्टन, हैमिल्टन को मैं पढ़ूंगा हेलमेट, हैमिल्टन को मैं पढ़ूंगा हेलमेट। हेलमेट सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ का होगा? लोहे का, लोहे का हेलमेट सबसे ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। माराकेबो, 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 आपको पता है वेनेजुएला के अंदर ये लेक है। माराकेबो मैं इसको पढ़ूंगा मरा 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 कार्बन, मरा कार्बन, मरा कार्बन, और अगर कार्बन मर गया तो दोस्तों तेल यानी ऑयल, रिफाइन ऑयल इंडस्ट्री या क्रूड ऑयल यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आगे आइए, आगे आइए, वालपरेजो। दोस्तों पकड़िए, कभी घर में बाई चांस जल्दी में भागते रहते हैं, सब्जी की कटोरी पड़ जाती है, हैं? या मान लीजिए कभी तेल की कोई वो गिर गई है ना, गिर जाती है ना हाथ से, तो हम देखते हैं वॉल पे, वॉल यानी दीवार, दीवार पे रच जाता है तेल, दीवार पे रच जाता है। तो मैं कहूंगा वाल पे रजो, वाल पे रजो। क्या हो गया यहाँ पर भी? ऑयल। मजा आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ हूं तो बोलो साओ पोलो, साओ पोलो, साओ पोलो, सारे पी लो, सारे पी लो, सारे पी लो। क्या पी लो? कॉफी पी लो, कॉफी पी लो। ये ब्राजील में है, ये कह रहा है ओटावा, जो कनाडा में है, ये कह रहा है ओटावा। और आपको पता है जब लुगदी बनाई जाती है कागज के लिए तो ओटाई जाती है। ओटावा यानी ओटा, क्या करने के लिए? कागज बनाने के लिए। अभी मुद्दे पे रहता हूं। इस तरीके से अगर आपका सहयोग रहता है, आप लोगों की मांग रहती है, तो हम लाइव मिलते हैं किसी दिन, और आपको 1 से 1.5 घंटे में जितने भी ये वर्ल्ड के वो प्रोमिनेंटली 150 इंडस्ट्रियल रीजन है, खत्म, सारा रट लेंगे अपन। है बात समझ में आई या नहीं आई? और एक सवाल कहीं नहीं छूटेगा, यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? फटाफट आइए। भारतीय चट्टान प्रणाली पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? भारतीय चट्टान प्रणाली। उसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने क्या बताया था याद करने के लिए? आधी कुंवारी गोद। आधी यानी यहीं से पकड़ लूं, आधी कुंवारी गोद। अगर आधी को पकड़ने की कोशिश करूं, आ यानी आर्कियन, ध यानी धारवाड़, कु यानी कुड़प्पा, व यानी विंध्यन,
गो यानी गोंडवाना, द यानी दक्कन, और आगे चाहूंगा तो टी यानी टर्सली लिख दूंगा। यहाँ तक मेरे साथ हो। आर्कियन चट्टान कब बनी, बात समझ में आ गई। मूलतः वो चट्टान क्या थी, मूलतः यानी ओरिजिनली वो चट्टान क्या थी, इग्नियस रॉक थी। क्या थी, इग्नियस रॉक। लेकिन बाद में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कैसी रॉक बन गई, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। क्या बन गई, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। अभी रुकी, अभी अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, ये भारत में भी काम मिलेगी, फोटो बना के बताऊंगा, फोटो बना के बताऊंगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आर्कियन रॉक हो गई। अगली पे आते हैं धारवाड़ रॉक। धारवाड़ दोस्तों, ये धारवाड़ नाम कर्नाटक के अंदर जो धारवाड़ जिला है उसके आधार पर पड़ा। उस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है उसके नमूने वहां से कुछ नमूने इकट्ठे किए गए और उनका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके आधार पे जो रॉक को जो एज, उसी एज की जो रॉक्स थी। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलता है, यार देखो मेरी लिमिट है भाई। मैं, आप कभी आइए ना, फाउंडेशन में मिलिए, एक एक बात समझा दूंगा कैसे पता चलता है, क्यों पता चलता है, तुम खुद ही जियोलॉजिस्ट बन जाओगे। जैसे फील किया होगा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, मैंने एक चीज प्रूव करी, यहाँ भी देखा हो तो, कि आप ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ो। आप इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान करके मत पढ़ो। आप ज्योग्राफी पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर सिर्फ फैक्ट चेंज करो। वर्ल्ड का देख लूंगा तो वर्ल्ड के हो गए इंडस्ट्रियल रीजन, भारत में आ जाऊंगा तो भारत के हो गए, और जब राजस्थान में चला जाऊंगा तो वहां हो जाएंगे। लेकिन बेसिक्स सबका सेम रहेगा। यह बात जिस दिन पकड़ ले गए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था लास्ट क्लास में, नौकरी टोकरी में होगी। कहीं में होगी, नौकरी टोकरी में होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के आधार पर हुआ, और धारवाड़ चट्टान में मेनली आग्नेय चट्टान थी। कौन सी चट्टान थी, आग्नेय चट्टान। और मैंने बताया आग्नेय चट्टान में कौन से खनिज मिलते हैं, रे भाई, धात्विक खनिज। कौन से खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज। हमारे सिलेबस में कौन कौन से धात्विक खनिज पढ़ने, हमें अपने सिलेबस में जो धात्विक खनिज पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, आयरन है, मैग्नीज है या नहीं है, आयरन है, मैग्नीज है, और तीसरा कौन सा है, बॉक्साइट यानी Al2O3O। आगे एक और होता है 3S2O, इतना जानने की जरूरत नहीं है, वैसे साइंस पीछा नहीं छोड़ेगी, वो भी पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। यानी अगर मुझे देखना आयरन और मैग्नीज, तो दोस्तों या तो आर्कियन चट्टान में मिलेगा या धारवाड़ चट्टान में मिलेगा। बात पकड़ ले गए होंगे। अब आते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब आग्नेय चट्टान पे वायु और जल, आपको पता है प्रारंभिक वायुमंडल बन गया था। ठीक, अब मैं उधर वापस नहीं जाऊंगा, आप 15 मिनट का फर्स्ट वीडियो देख लें तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएंगे। आप मेरी क्लासे अगर लगातार क्रमिक रूप से देखते जाएंगे तो आपको एक एक बात का क्या क्यों कैसे समझ में आता जाएगा। हालांकि बीच में मैंने थोड़ी कंटिन्यूटी ब्रेक की है, वजह ये थी आरएस प्रारंभिक परीक्षा है 2 फरवरी को, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के बीच में आने में। ठीक, उसका मुझे भी दुख है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपके बीच में आने में। नहीं, इस बार आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग काफी चीजें मैं ही आपको बता देता और आपके खून में आ जाती वो चीजें, ब्लड में जब डॉक्टर इंजेक्शन लेता तो पकड़ में आ जाता कि आप वो चीजें सीख गए। ठीक, बहरहाल जो है उसको संभालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने जो बड़ा सेगमेंट था भारत के भौतिक प्रदेश उसको दोस्तों को उस टाइम के लिए छोड़ा। ठीक, और जहां से प्रोमिनेंटली सवाल आ रहे हैं और आप फंस भी रहे हो, कृषि, खनिज, हमेशा एक एक सवाल आ रहा है। ठीक, और अगला जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लूंगा वो लूंगा ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी सोर्सेज। मैं आप लोगों को एक एक चीज बता दूंगा, आप खुद पकड़ ले जाएंगे कि भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट यहीं लगना था। आपको पता चल जाएगा थर्मल पावर प्लांट यहीं लगना था। आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये जो एटॉमिक पावर प्लांट का जो मुद्दा होता है उस पर क्यों बार बार ये लोग भड़क जाते हैं, हर चीज पता चल जाएगी। फिर अगले टॉपिक पे जाऊंगा इंडस्ट्रियल रीजन, फिर पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन, और फिर पढ़ाऊंगा लेक्स। ये 6-7 टॉपिक मैं आप लोगों के लिए करूंगा। मैं ज्यादा बड़े बड़े कमिटमेंट आपसे नहीं करता, कितना पढ़ा पाऊंगा क्या पढ़ा पाऊंगा, आपके लिए क्लासें निःशुल्क उपलब्ध हैं। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, आपका जैसा मेरे साथ सहयोग रहेगा, सहयोग फिर वही जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, शोभा नहीं देता बार बार बोलना, आप इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। आप इन क्लासेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में फैला दो, ताकि एक एक बच्चे को पढ़ाई का रियल सेंस और मतलब पता चले कि वास्तव में पढ़ना किसे कहते हैं। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये सारी चट्टानों मैंने पकड़ा कि अगर मुझे धात्विक खनिज या मेटेलिक मिनरल ढूंढना है, कौन से मेरे सिलेबस में मेनली ये 3 ही पढ़ने, इसलिए इन 3 पे फोकस करूंगा। तो मैं आर्कियन रॉक और धारवाड़ रॉक का एरिया देखूंगा और मैं पकड़ लूंगा कि यहाँ की आयरन और मैग्नीज इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे। और अगले पे आता हूँ कुड़प्पा और विंध्यान। मैंने कहा था कि जब आग्नेय चट्टान के ऊपर, मैंने कहा था कि जब आग्नेय चट्टान के ऊपर यानी प्राइमरी रॉक्स पे, पीआर यानी प्राइमरी रॉक्स पे जल और वायु के द्वारा जब वो बहा करके अलग जगह पर ले जा करके कणों का जमाव हो जाता है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो चट्टानें बनती है उन्हें उन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, यानी अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कुड़प्पा और विंध्यन चट्टानें, कुड़प्पा और विंध्यन चट्टानें मेनली मेनली अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, अवसादी। जरा बात पकड़ना,
जरा बात पकड़ना, ठीक। कुड़प्पा और विंध्यन चट्टाने अवसादी चट्टान है। ये कुड़प्पा दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसके नाम पे कुड़प्पा चट्टान बना है। मैंने कहा था वहां से लिए जाते हैं। फिर देखते हैं, यहाँ से नमूने लिए, यहाँ से लिए, उनकी एज समान मिल गई। बता देता हूँ, रेडियो डेटिंग मेथड, रेडियो एक्टिव पदार्थों के आधार पर डेट डिसाइड कर ली जाती है, उससे पता चल जाता है। अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, रुको। कुड़प्पा में हमें पता है, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में मिलता है, और हमें कुड़प्पा के अंदर पता है कि हमें इसमें स्टील ग्रेड, हमें पता है इसमें स्टील ग्रेड लाइम स्टोन, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन मिलता है। और अगर ये अवसादी चट्टानों का क्षेत्र है कुड़प्पा और विंध्यन, तो मुझे पता है इन दोनों के अंदर चूना पत्थर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? चूना पत्थर। स्टील ग्रेड लाइम स्टोन कुड़प्पा चट्टानों में मिल रहा है, विंध्यन चट्टानों में चूना पत्थर मिल रहा है। दोस्तों ये लाइम स्टोन, ये चूना पत्थर सीमेंट के लिए कच्चा माल है, सीमेंट के लिए कच्चा माल है। ध्यान से समझिएगा, मैं वर्ल्ड से चलूंगा, इंडिया पे आ गया, यहाँ से इंडिया की चट्टान बना दी कि पहले आग्नेय बनी, फिर अवसादी बनी, और अवसादी से अब मैं लाइम स्टोन पे आ गया हूँ। और इस लाइम स्टोन से जरा बात समझिए, ये हमें पता है ये इंडिया डेट इज भारत है, बात समझ गए होंगे, ये विंध्याचल है। और ये पता है ना, ये थोड़ा सा मैं डिजाइन चेंज करके राजस्थान है। और आपको पता है राजस्थान के इस एरिया में, ध्यान समझिए, विंध्याचल का क्षेत्र, विंध्याचल कहाँ है? गुजरात के जोबात से बिहार के सासाराम तक, गुजरात के जोबात से बिहार के सासाराम तक। मैंने कहा ना हम वो चैप्टर थोड़ा स्किप करें, क्योंकि अभी मुख्य बातें पढ़ लें। हम ऑलरेडी लेट है, फिर मैं इतना पढ़ा नहीं पाऊंगा और डिले हो जाएंगे आप लोग, और फिर शायद कक्षाएं देख भी नहीं पाएंगे ना अभी, इसलिए मैं अभी पहले आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। गुजरात के जोबात से बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक जो पर्वत है वो विंध्याचल है। इस विंध्याचल में अवसादी चट्टानों से बना है, इसलिए चूना पत्थर लाइम स्टोन मिलता है। राजस्थान का ये वाला भाग जिसके अंदर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली आते हैं। फिर कहता हूँ इस विंध्याचल का एक ये जो भाग, जो क्योंकि पर्वत है तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा होगा, अरे बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र को हमें पता है, इस वाले क्षेत्र को हमें पता है, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, विंध्यन, विंध्यन कगार कहते हैं, विंध्यन स्कार्पलैंड कहते हैं। इस विंध्यन स्कार्पलैंड में दोस्तों अगर ये उसका भाग है तो क्या मिलेगा रे भाई? चूना पत्थर मिलेगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, ये पकड़ रहा हूँ अभी, बूंदी, ये चित्तौड़गढ़, ये कोटा, आगे बढ़ो, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में अगर विंध्यन कगार है, इसमें चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर दोस्तों, चूना पत्थर दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब ये गुजरात के जोबात से बिहार के सासाराम तक है, तो गुजरात, एमपी, बिहार और ये वाला जो एरिया है, इधर कुड़प्पा चट्टान आंध्र प्रदेश में है, इसका कुछ एरिया चित्तौड़गढ़, और इधर जो है ये जो राजस्थान वाला एरिया है, ये राजस्थान है। इन क्षेत्रों में विंध्याचल वाली कुछ जगह यहाँ यहाँ कुड़प्पा चट्टानें मिल रही है, इनमें चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो मुझे बताओ कि राजस्थान, इंडिया के अगर पहले इंडिया के अगर प्रोमिनेंट एरियाज ढूंढने हो कि सीमेंट कहाँ सबसे ज्यादा, सीमेंट उद्योग में फर्स्ट कौन है, तो मध्य प्रदेश है, दूसरे पे हमारा ही राजस्थान है, और तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। आप ही सोच के बता दीजिए, जो रट्टा मारते हो ना हाथ रख रख के, कई लोग, आप कई बार आप भी सोचते हो कि साहब हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा 2 घंटे की मेहनत, जिंदगी भर का काम पूरा नहीं। वो जो 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, वो आप 100 बार तो कर चुके होंगे, 100 गुणा 2 घंटे 200 घंटे तो लगा चुके होंगे। बात समझ गए होंगे, आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता, उम्मीद करते हो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई, सारी बातें हमें समझ में आ गई कि सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के क्षेत्रों में होगा, क्योंकि सीमेंट के लिए चूना पत्थर कच्चा माल है। इसके आधार पर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश पहला, राजस्थान दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। अब मैं आता हूं राजस्थान ज्योग्राफी पे। कहां पे आता हूं? राजस्थान ज्योग्राफी। कुछ समझे क्या? मैं जब एग्रीकल्चर पढ़ रहा था तो मैंने राजस्थान का गेहूं, कपास और वो पढ़ा डाला था, आपको मोटा मोटा तो बता दिया, बाकी आपको ढूंढना है बस, ठीक है? क्योंकि मेरी भी टाइम की लिमिट नहीं, आप वीडियोस नहीं देखेंगे ज्यादा लंबे होंगे तो, है ना? हाँ, क्योंकि आपके साथ भी तो पहले घंटे देखते हो वीडियो के कितने, उसमें क्या क्वालिटी होगी वो अलग बात है ना? कि 1 घंटे के अंदर 60 टॉपिक पढ़ लेंगे हम, तो पढ़ लो, यहाँ तक मेरे साथ होंगे, ठीक? अब आगे हो, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपने बने नहीं, चीजें रट ली, है ना? और फिर बाद में कहते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा, पढ़ी थोड़े से रटी थी। आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ,
वापस आओ। मैंने क्या कहा? विंध्याचल। मैंने क्या कहा? विंध्यन कगार। क्या कहा? विंध्यन कगार। विंध्यन कगार और विंध्याचल में क्या मिल रहा है? फटाफट बोलो। चूना पत्थर। क्या मिल रहा है? जल्दी बताओ। चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके लिए कच्चा माल होता है? सीमेंट उद्योग के लिए। यहाँ पे कहाँ का मिल रहा है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। आओ 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 आओ। राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ लगा है रे? एसीसी सीमेंट, लाखेरी, 1912। समझ में आ गया ना? यही लगना था। समझ में आ गया ना? यही लगना था। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे। चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा में सीमेंट उद्योग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा क्यों है राजस्थान में? उम्मीद करता हूँ पकड़ ले गए होंगे। समय का अभाव है, नहीं इतनी तबीयत हरी कर देता कि वास्तव में मजा आ जाता। उम्मीद करता हूँ मजा आ भी गया होगा। आइए, अब आइए। तो बात समझ गए। कुड़प्पा और विंध्यन मूलतः कैसी चट्टान है? फटाफट बताइए। अवसादी चट्टान। ठीक, यहाँ तक की बातें। अब आइए, कार्बोनिफेरस और गोंडवाना थोड़ी सी पिक्चर बताना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बस थोड़ी सी पिक्चर बताना चाहता हूँ। मैंने बताया कार्बोनिफेरस इधर बात करूंगा, कार्बोनिफेरस की इधर बात करूंगा। कार्बोनिफेरस इसी बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, जो 20 जुलाई 21 जुलाई को पेपर हुआ, आरएस मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे और वो यहीं से हम लिख सकते थे। और अगला जो है वो गोंडवाना। वैसे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ देता हूँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। हमें पता है कि जब पूरी पृथ्वी का एक साथ वो हुआ तो क्या बना? ये पेंजिया। कुछ बात समझे कि अगर मैं जड़ पे चला जाऊं, अगर मैं इसकी जड़ पे चला जाऊं, एक एक बात समझ में आ जाती। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? पेंजिया। पेंजिया आप लोगों को पता है, मैंने कहा था सबसे पहले कब टूटा था? सबसे पहले कब टूटना चालू हुआ था? कार्बोनिफेरस में। कब टूटना चालू हुआ था? कार्बोनिफेरस में। और ऊपर का भाग क्या था? लोरेशिया। और नीचे का भाग क्या था? गोंडवाना। और दोस्तों जब ये टूटेगा, दोस्तों जब ये टूटेगा तो कार्बोनिफेरस से पहले मैंने पृथ्वी की आयु बताई नहीं। पृथ्वी की आयु को 16 भाग माने जाते हैं। छोटा सा हिंट दे रहा हूं, देखो थोड़ा बाउंसर हो रहा है, पता है मेरे को, माथे पे जोर भी पड़ रहा होगा, वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर एक दो बार इस वीडियो को देख लिए ना, जिंदगी भर के लिए पहली बात तो ये समझ में आ जाएगी चट्टानें क्या होती है। दूसरी बात ये समझ में आ जाएगी भारत में कौन सी पाई जाती है। तीसरी बात ये समझ में आ जाएगी कि ये जो चट्टान भारत में पाई जाती है वो भारत के कौन से क्षेत्र पे पाई जाती है। बात पकड़ ले गए होंगे। और चौथी बात समझ में आएगी, इस क्षेत्र में अगर आग्नेय चट्टान मिल रही है, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक मिल रही है, तो मेनली मेनली धात्विक खनिज यानी मुख्यतः मेटलिक मिनरल्स मिलेंगे। और अगर अवसादी चट्टान है तो उसकी पिक्चर मैं बताता हूँ, ये रहा और ये रहा। और दोस्तों ये कोयले के दो प्रकार हैं। जो कार्बोनिफेरस में बना था उसे प्राथमिक कोयला कहते हैं, चट्टान नहीं, प्राइमरी कोल, प्राथमिक कोयला कहते हैं। और जो गोंडवाना में बना था उसे द्वितीयक यानी सेकेंडरी कोल यानी द्वितीयक कोयला कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। और भारत में ये मिलता है, भारत में ये नहीं मिलता है। फोटो देखेंगे तो ये भी पकड़ ले जाएंगे कि भारत में ये ही क्यों मिलता है। एवरीथिंग पजेज बिहाइंड इटसेल्फ व्हाई, इसका आंसर ढूंढो। क्यों? क्यों? ये क्यों हुआ, वो मेन बात है। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे। कार्बोनिफेरस में टूटा तो दोस्तों कार्बोनिफेरस में इस पूरी धरती पर एक वनस्पति थी जिसे ग्लासोप्टेरिस, थोड़ा स्पीड कम करता हूं, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है पर कोई बात नहीं, पचा ले जाना। ग्लासोप्टेरिस वनस्पति, कौन सी वनस्पति? ग्लासोप्टेरिस वनस्पति। इसकी विशेषता क्या थी? ये 200 से 600 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। बात कहेंगे कि साहब ये 200 और 600 क्यों हो गया? अरे भाई स्थान विशेष की मृदा जलवायु में थोड़ा बहुत तो अंतर मिलेगा ना। तो जहां उसके अनुकूल होगा वहां 600 मीटर ऊंचा हो जाएगा, यानी 200 मंजिल का मकान। कितने मंजिल का मकान? 200 मंजिल का मकान। उम्मीद करता हूं ये बात भी पकड़ ले गए होंगे। ठीक, अगर ये चीज हुई, आज ही बताओ अगर कोई चीज टूटेगी, दूर होगी, तो वो पेड़ पौधे अंदर जाते नहीं जाते? तो इस कार्बोनिफेरस के जस्ट बाद में जो टाइम था उसे परमियन कहते हैं। दोस्तों मैं, आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके आइए, आपका सहयोग रखिएगा, याद कीजिएगा, एक आवाज लगाइएगा, पक्का 65 नंबर ज्योग्राफी वाला अपने जिम्मे। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे, एक एक बात समझ में आ जाएगी। और सिर्फ 40 घंटे का समय मुझे दे दीजिएगा। कितने घंटे का? 40 घंटे का। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए और जरूर याद कीजिएगा। डिपेंड करता है आप जितना याद करेंगे उतना मैं आपके लिए काम करूंगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो, कोई बाध्यता और बंदिश तो है नहीं एक दूसरे के ऊपर। और अगर वास्तव में चाहते हैं तो अगले 5 से 10 दिन के अंदर
ये जो क्लासेस हैं उसे पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में फैला दीजिए। लोगों को वास्तव में पढ़ाई का मतलब पता चलना चाहिए, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले होंगे। ये लोरेशिया हो गया, ये गोंडवाना हो गया, कब निकला? पर्मियन। तो जो कार्बोनिफेरस में टूटा, पर्मियन में भ्रंशन की क्रिया हुई। काहे की क्रिया हुई? भ्रंशन की क्रिया हुई। भ्रंशन मतलब फॉल्टिंग। क्या हुआ? फॉल्टिंग हुआ। भ्रंशन यानी फॉल्टिंग हुआ। यहां तक मेरे साथ हो? फॉल्टिंग हुआ। अगर फॉल्ट होगा या बीच में दरा, तो आपको पता है वनस्पति अंदर दबेगी। किसके अंदर दब गई? ये सारी वनस्पति कहाँ दब गई? क्रस्ट में चली गई। किस में चली गई? ऊपर पट्टी के अंदर चली गई, क्रस्ट में चली गई, अंदर चली गई। अंदर क्या है? अंदर क्या है? जैसे जैसे हम सतह से गहराई में जाते हैं, क्या बढ़ता है? तापमान। क्या बढ़ता है? दाब। तो ये ताप और दाब अगर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? अवायवीय अवायवीय अपघटन, यानी एन एरोबिक एनेरोबिक डीकम्पोजिशन। एनेरोबिक डीकम्पोजिशन। एनेरोबिक डीकम्पोजिशन मतलब अवायवीय। अ यानी नहीं, वायु वायु नहीं है। अरे पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन तोड़ना होगा। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है उसे एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसकी वजह से क्या बनेगा रे दोस्तों? कोयला बनेगा, खनिज तेल क्रूड ऑयल बनेगा, और नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस बनेगी। उम्मीद करता हूँ बात पकड़ ले गए होंगे। और ये पृथ्वी पर बना हुआ सबसे पहला कोयला था, इसीलिए इसे प्राथमिक कोयला कहते हैं। कब बना, क्यों बना? फटाफट। सबसे पहले पेंजिया था, कार्बोनिफेरस में टूटा, पर्मियन में फॉल्टिंग का इवेंट हुआ। सारे के सारे जो वनस्पति थी इतनी ऊंची ऊंची थी, ये सारे पेड़ क्रस्ट में चले गए। तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इनका क्या हुआ? एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, उसकी वजह से ये बना। ये तीनों भी अलग अलग क्यों बनते हैं, इसका भी मेरे पास जवाब है, बट अभी नहीं दे सकता यार, सच में बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिक्स बातें समझ में आ गई होगी, कहाँ कौन सी बात मिलने वाली है। अब आइए इधर, आइए इधर आइए। बाद में इसी से बाद में इसी से जरा पकड़िएगा, इसका वापस अपघटन विखंडन हुआ, और यहां से एक चीज निकल के नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हुई, फ्लो हुई, और यही है हमारा वाला प्रायद्वीपीय पठार। आप बताएं, इसके अंदर फॉल्टिंग कब हो रही है? इसके अंदर फॉल्टिंग हो रही है गोंडवाना के टूटने से। किसके टूटने से? गोंडवाना के टूटने से। गोंडवाना के टूटने से फिर वनस्पति दबेगी, फिर वनस्पति दबेगी, और फिर क्रस्ट में दबेगी, तो टेम्परेचर और प्रेशर से कोयला बनेगा। और इसीलिए भारत में 98% कोयला कौन से क्रम की चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती है, बात पकड़ ले गए होंगे। जब ये प्रायद्वीपीय पठार टूट करके फ्लो करके इधर आया, तो इसके अंदर जो फॉल्टिंग की वजह से, वनस्पति के अवशेषों की वजह से जो हमारा कोयले का निर्माण हुआ, वो गोंडवाना क्रम का कोयला था। जो पहले बन गया वो प्राथमिक था, और जो इसके बाद में बनेगा वो द्वितीय कोयला होगा। ये बात भी आप लोग पकड़ ले गए होंगे। और अगर ये पकड़ ले गए हैं तो देखो, हमने आर्कियन पढ़ लिया, धारवाड़ पढ़ लिया, कुड़प्पा पढ़ लिया, विंध्यन पढ़ लिया, वो कार्बोनिफेरस भारत के संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं करनी, लेकिन वो भी देख लिया, गोंडवाना देख लिया, और दक्कन कौन सी चट्टान है। तो दोस्तों, जब ये हमारा वाला प्रायद्वीपीय पठार खिसक के इधर आएगा, अभी फोटो दिखाता हूं, तो ये अफ्रीका है। यहां पर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है री यूनियन द्वीप। फिर वही बात बोलूंगा वापस, बुरा मत मानना, है ना? ठीक है, आज एक दो बार बोल चुका हूं इसलिए। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने कहा ना, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी को जिस दिन जोड़ के पढ़ने लग जाओगे ना, उस दिन सारी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। अभी बात पकड़ लो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसलिए ज्यादा नहीं बताऊं। रीयूनियन द्वीप किसका अधिकार है इस पे वर्तमान में? फ्रांस का। किसका है? तो जो भारतीय प्लेट, ये जो प्रायद्वीपीय प्लेट खिसक करके इधर की तरफ आई थी, तो जब इस रीयूनियन द्वीप के ऊपर से निकली, तो ये रीयूनियन द्वीप हॉट स्पॉट था उस समय। क्या था? हॉट स्पॉट। क्या होता है ये? इनसे लगातार लावे का उद्गार होता रहता है। और वो कैसा उद्गार होता है? दरारी उद्भेदन। कैसा उद्गार होता है, फटाफट बताओ? दरारी उद्भेदन। क्या होता है? फिशर फिशर इरप्शन। कौन सा इरप्शन होता है? फिशर इरप्शन। तो उसकी वजह से प्रायद्वीपीय पठार पर, उसकी वजह से
प्रायद्वीपीय पठार पर है, प्रायद्वीपीय पठार पर ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस पर ये जो लावे का जमाव हुआ, इसे ही कहते हैं दक्कन क्रम की चट्टानें। यहीं से आगे बताता हूँ, ये आगे जाकर के यूरेशिया प्लेट से टकराया था। किससे टकराया था? मैंने कहा ना इस वीडियो को आगे और देख लेना, उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लगातार एक जो बना उसका नाम था हिमालय, और इसे ही कहते हैं, समझे, प्रायद्वीपीय पठार जब अलग होकर के ये प्लेट उधर जाकर यूरेशिया प्लेट से टकराई तो जो बना उसका नाम हिमालय पर्वत था, और इसे ही कहते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। यहाँ तक की बात पकड़ ले गए होंगे, तो हम समझ गए पूरी बातें। क्या क्या समझ गए? जरा आ जाओ वापस और देख डालो। हम सबसे पहले ये बात पकड़ लिए आर्कियन चट्टान क्या होती है। अब मान है धारवाड़ क्या होती है। दोनों मूलतः कैसी चट्टान है, फटाफट बोलो। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान वर्तमान में कैसी हो चुकी है? कायांतरित। कैसी हो चुकी है? कायांतरित। क्यों हो गई है? ताप और दाब की वजह से। ठीक, फिर क्या? कुड़प्पा विंध्यन मूलतः कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। इनमें क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर किसके लिए कच्चा माल है? सीमेंट के लिए। कहाँ कहाँ पे होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान कौन से नंबर पर है? दूसरे पे। राजस्थान में कहाँ खोला गया पहला कारखाना? बूंदी में। ज्यादा कारखाने और ये बाकी उद्योग कहाँ पनप रहा है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, इस तरफ है निम्बाहेड़ा वगैरह, यहाँ तक बात सुने होंगे। अगला हो कोटा। कोटा में क्या मिलता है? कोटा स्टोन। क्या है रे भाई कोटा स्टोन? ये है क्या? वास्तव में ये फाइन ग्रेड, वास्तव में ये फाइन ग्रेन, ग्रेन मतलब जिसके जो दाने होते हैं फाइन होते हैं, मतलब बहुत थोड़े अच्छे से नजर आते हैं, फाइन ग्रेन लाइम स्टोन ही है, उसे ही कोटा स्टोन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चित्तौड़गढ़, ये कोटा, कोटा स्टोन और बूंदी का पहला कारखाना समझ गए होंगे। इसकी बात भी की कार्बोनिफेरस में जब टूटा तो ग्लास ऑफ पेरिस वनस्पति नीचे चली गई, तो कार्बन का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। कार्बन बात पकड़ ले गए होंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जहाँ भारत में क्या मिलता है फटाफट बताओ? कोयला मिलता है। तो भारत का कोयला कौन सी चट्टान में मिलेगा? गोंडवाना क्रम में। और कौन से मिलेगा? जहाँ नदी घाटी होगी। क्या होगी? नदी घाटियां होगी, वहीं क्यों मिलता है ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा और हिंट दूंगा मैं इंडस्ट्रियल रीजन में, है जैसे गोदावरी घाटी में कोयला मिलता है, सोन घाटी में कोयला मिलता है, गोदा है ना, और दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी में तो कोयले की इतनी धुलाई की गई, इतनी धुलाई की गई कि वो जैव मरुस्थल बन गई। वहां पर जो जीवन था जलीय जीवों का, वही समाप्त हो गया। क्यों हो गया इस पे भी कभी बात करेंगे। यह है दक्कन का पठार कैसे बना, मैंने बताया आपको। और टर्शरी चट्टान यानी हिमालय वो कैसे बना, ये मैंने बताया। अब सिर्फ ये दो बात समझिए, आर्कियन चट्टानें और धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ तो वैसे नाम में समझ में आ गया कि कर्नाटक की तरफ वाली चट्टानों में मिलेगा, है। और हमें पता है आयरन, हमें पता है मैग्नीज, और हमें पता है बॉक्साइट यानी Al2O3। ये कौन सी चट्टानों में मिलते हैं रे भाई? ये हमें मिलते हैं आग्नेय चट्टान में। किसमें मिलते हैं रे भाई? आग्नेय चट्टान में। भारत में कौन से एग्जाम्पल है रे भाई? दो, आर्कियन और धारवाड़। थोड़ा बहुत कुड़प्पा में भी मिलता है, तो नाम पकड़ ले गए होंगे। तो भारत में इनमें ही आर्कियन, धारवाड़, और मुख्य रूप से जरा लाइन मिलाइए, भारत में आर्कियन चट्टान कहाँ मिलेगी? जरा ढूंढो। आर्कियन यानी पेंजिया का भाग, आर्कियन यानी पेंजिया का भाग। भारत में कौन सा भाग पेंजिया का है? पहले पेंजिया टूटा लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और गोंडवाना से अलग क्या हुआ? प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर आर्कियन और धारवाड़ चट्टान मुझे ढूंढनी है तो मैं प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जाऊंगा, और हमें अच्छे से पता है कि प्रायद्वीपीय पठार में ही हमें लोहा, हमें बॉक्साइट, हमें मैग्नीज मिलता है। बाकी पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बात पकड़ ले गए होंगे। और अवसादी चट्टानों के अंदर हमें जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवाश्म क्यों? जीवों के अश्म, जीव यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु जहां दबे होंगे उसी की वजह से वो बनेगा। तो अवसादी चट्टानों में हमें जीवाश्म ईंधन यानी फोसिल फ्यूल और कोयला मिलेगा, खनिज तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी। और आग्नेय चट्टानों वाले एरिया के अंदर हमें आयरन, मैग्नीज और वो मिलेगा। तो आयरन की पहली लाइन हमारी बन जाती है कि लोहा भारत में धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों मिलता है। कुड़प्पा बेसिकली अवसादी है, लेकिन इसके नीचे कुछ भाग आग्नेय चट्टानों का मिलता है। मेनली भारत में लोहा धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ कर्नाटक में है, और कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ी मिलेगी, वहां कुद्रमुख, चिकमंगलूर और केमनगुंडी मिलेगा। बात पकड़ ले गए होंगे कि वहीं लोहा क्यों मिलेगा, वहीं बेस्ट लोहा क्यों मिल रहा है, वहीं मैग्नेटाइट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनिशियल चट्टानों में जब शीतलीकरण और मैग्मा पृथकीकरण हुआ, मैग्मा सेपरेशन हुआ, उससे पहली बार धातुओं का निर्माण हुआ। और उस निर्माण की वजह से जो धातु है आयरन, जो बेस्ट क्वालिटी की होगी वो वही होगी जो सबसे पहले बनी थी। उम्मीद करता हूं बात पकड़ लेंगे कि भारत में
बेस्ट क्वालिटी का लोहा धारवाड़ चट्टानों में मिलेगा। भारत में बेस्ट क्वालिटी का चूना विंध्यन और कुड़प्पा चट्टानों में मिलेगा। भारत में बेस्ट क्वालिटी का जो है वो गोंडवाना में मिलेगा। गोंडवाना क्यों कहा? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड के टूटने से जो वनस्पति दबी उसकी वजह से कोयला बना। दक्कन क्यों कहा? वो बात समझ गए होंगे। यहां तक की सारी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कौन सी ये खनिज और अयस्क बता चुका। फटाफट 2 मिनट में इसको रिकॉल करता हूं तो जरा समझिए, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। ये पूरा एरिया ना समझ रहे होंगे। ये पहला ये समझो, ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है ये? प्रायद्वीपीय पठार। इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? प्राय यानी लगभग, द्वीप द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी हो। प्राय इसके चारों तरफ पानी है इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ जिसके पानी होता है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, उसे ही प्रायद्वीप कहते हैं, जिसके तीन तरफ पानी होता है। पठार इसलिए कहते हैं, पठार इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों, मैंने फिर कहा ये फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई तो कहा ना, बात समझोगे डेली, चाहे एग्रीकल्चर का चैप्टर हो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, तीनों को जोड़ के पढ़ो। पठार इसलिए कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं। मैं इसको प्लेट बोलता था, मैं इसको प्लेट से फ्लैट बोल लूंगा, मैं फ्लैट बोल लूंगा। फ्लैट मतलब टेबल नुमा, ये नजर आ रहा होगा, टेबल नुमा हाईलैंड, टेबल नुमा हाईलैंड, जिसका टॉप कैसा है रे भैया? जिसका टॉप फ्लैट होता है, जिसका टॉप फ्लैट होता है उसे प्लेट कहते हैं, उसे प्लेट्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। ये टेबल शेप है, ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है इसलिए पठार है, तीन तरफ पानी इसलिए प्रायद्वीप है। दोनों को जोड़ दूंगा तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसके भाग कौन कौन से हैं यहाँ दिख रहे होंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख रखा है। ये कैसे बना वो जरा समझिए। ये नजर आ गया होगा, ये पेंजिया है। मैंने कहा था इसके अंदर फॉल्टिंग हुआ, फॉल्टिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन में हुआ, पेंजिया में फॉल्टिंग हुआ, पर्मियन में हुआ, उसके बाद में वापस से जब गोंडवाना लैंड, ये नीचे वाला नजर आ रहा है, ये था गोंडवाना लैंड, देख रहे होंगे ये भी अलग अलग हो गए। ये नजर आ रहा होगा साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, ये नजर आ रहा होगा अफ्रीका, और ये नजर आ रहा है यही है पेनिनसुलर प्लेटो पीपी प्रायद्वीपीय पठार। ये नजर आ रहा होगा ये है अंटार्कटिका, और ये नजर आ रहा होगा यही है ऑस्ट्रेलिया, और यहीं से बाकी की आगे की वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू होती है। अभी हम वहां नहीं है इसलिए अभी हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बात पकड़ ले गए होंगे। और ये प्रायद्वीपीय पठार जब इधर जाएगा और जाकर के आगे टकराएगा तो इसी प्रायद्वीप पठार पर कुछ हमें पठारों के इसके सब पार्ट, इसके उपभाग, सब पार्ट मिलते हैं। या आपने नाम सुना होगा मेवाड़ का पठार है, मध्य भारत का। अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, हमें टाइम मिलता है तो भारत के फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे अगर मौका मिलता है। और मैंने कहा ना, आप लोगों की जितनी मांग होगी उतना मेरा काम होगा, और बिल्कुल निःशुल्क होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो मैंने कहा ये हो गया मेवाड़ का पठार, ये हो गया मध्य भारत का पठार, ये हो गया भाई। एक और हिंट दे देता हूँ कैसे तीनों ज्योग्राफी जुड़ी हुई है। यहां से निकल के आया वर्ल्ड ज्योग्राफी, आगे बढ़ गया पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ इसका भाग है मालवा का पठार। ये कितनी आसानी से कहता है मैं मालवा का पठार हूँ, मैं लावा से बना हूँ। और अगर आप मेरे को डिटेल में आगे की तरफ देखें और इसको आगे बढ़ा दें तो भैया ये टमकोले झमकोले, ये इधर से खाता हुआ ये जो इधर बढ़ता है वही तो राजस्थान है। ये मालवा का पठार यहाँ है, ये नजर आ रहा है मालवा का। ये इंडिया का मैप ले लीजिए, ये समझ में आ गया होगा, ये मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार राजस्थान के इस हिस्से में है। ये टमकोले झमकोले खिलवाइए, मान लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये राजस्थान हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राजस्थान हो गया। ये मालवा का पठार यहाँ है। ये राजस्थान की कौन सी दिशा है रे भाई? जब भी किसी की भी दिशा निकालनी हो बीच में से डिवाइड कर दो, बीच में से डिवाइड करके जरा दिशा देखने की कोशिश करो। यहाँ से जाओ इधर, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, तो ये कौन सी दिशा हुई रही है? ये हुआ दक्षिण पूर्व। क्या हुआ? दक्षिण पूर्व। चूंकि क्षेत्र में हाड़ा वंश का शासन था इसलिए इसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। ये राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है। कुछ समझे कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से चला था, मैं प्रायद्वीपीय पठार को अलग किया, उसके भागों को देखा तो इंडिया ज्योग्राफी पे था, उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ गया। हर टॉपिक में मैं प्रूव कर सकता हूं आपके सामने, एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ, वर्ल्ड से इंडिया और इंडिया से राजस्थान की ज्योग्राफी निकाली जा सकती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार ये मूलतः किसका भाग है रे भाई? मालवा के पठार का। अधिकांश भाग इसमें किसका आता है? मालवा का पठार। अंकल ये मालवा का पठार किससे बना है रे? लावे के जमाव से। किससे बना है रे? लावे के जमाव से। अगर यहाँ लावा का जमाव हुआ तो यहाँ कौन सा लावा था? बेसाल्ट लावा। तो जब इसका अपर्दन होगा, छिलेगा, ये कटेगा फटेगा,
तो कौन सी मिट्टी बनेगी भाई? काली मिट्टी। एग्रीकल्चर में बताया था कैसे काली होता है, कैसे कपास होता है, तो यहाँ कपास उगेगी। और कपास उत्पादन में राजस्थान का ये क्षेत्र फेमस होगा या नहीं होगा? उम्मीद करता हूँ सारी बात पकड़ ले गए होंगे। अभी मेरी मजबूरियाँ इसलिए थोड़ी आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा जल्दी चलता हूँ। आगे आप जोड़ लीजिएगा, ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कैसे आगे बढ़ा उसको दिखाया, और आगे जाकर के कौन सी प्लेट से टकराया? यूरेशियन प्लेट से। और यहाँ क्या बन जाएगा? हिमालय। वो कैसे क्रम की चट्टानें थी? टर्शियरी क्रम की चट्टानें। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये इसके भाग है प्रायद्वीप पठार के। ये मैंने बता ही दिया मालवा, ये मैंने बता ही दिया मध्य भारत। फिर ये बुंदेल, ये क्या है? बुंदेलखंड। ये क्या है? बघेलखंड। कई बार कंफ्यूजन होता है बुंदेल बघेल। तो देखो बुन 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 सेम है ब। बुन के बारे में जाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? डी। बघेल ब सेम है, क्या आएगा? बघे घ घ जी। तो पहले डी फिर जी। ये सीएनपी, ये छोटा नागपुर का पठार। अभी मुझे सिर्फ इससे मतलब है दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार कुछ इस तरह से है, जिसके इस वाले भाग को बस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर कहते हैं। इस पूरे का नाम क्या है? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, दंडक ऋषि का रामायण में भी आता है इसका उल्लेख, तो दंडकारण्य जंगल है ना, बस्तर। इसी दंडकारण्य के पठार को छत्तीसगढ़ में बस्तर कहते हैं, और इस वाले एरिया को उड़ीसा में काला हांडी का पठार कहते हैं। किसका पठार? काला हांडी का। थोड़ा सा रुकता हूँ, आइए आइए। सबसे पहले ठंडा हुआ पेंजिया बना। क्या बन गया था? फटाफटाओ फटाफटाओ। यहाँ से यहाँ आता हूँ, देखो ऐसे पीछे जाया करो ना, जिंदगी भर के लिए खत्म यार। पेंजिया दो भागों में टूटा है। टोरेशिया, गोंडवाना लैंड, यहाँ से अलग होके आया। कौन अलग होके आया? पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, अज्ञानन। तो इस प्रायद्वीपीय पठार पर क्या मिलेंगे रे भाई? वास्तु बेसिकली किससे बना है ये? आग्नेय चट्टान से। किससे बना है? वास्तव में कौन से चट्टान से बना? आग्नेय से। आरंभिक रूप से भी इससे बना, और बाद में इस पे किसी का किसका जमा हुआ? किसका जमा हुआ? लावे का जमा हुआ या नहीं हुआ? लावे का जमा हुआ। किसका जमा हुआ? लावे का जमा। और आग्नेय चट्टान दो ही तरीके से बनती है, एक तो आरंभिक वाली और एक लावे के ठंडा होने से। ये दोनों तरीके से आग्नेय चट्टान बनती है। इस पर क्या मिलते हैं? धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल। हमारे कोर्स में क्या है भैया? लोहा। हमारे कोर्स में क्या है? बॉक्साइट यानी Al2O3। इस बस्तर में, इस बस्तर में या छत्तीसगढ़ में हमें डल्ली डिल्ला मिलते हैं। हमें यहाँ डल्ली डिल्ला मिलते हैं, यानी डल्ली, राजहारा और बेला डिल्ला मिलते हैं। बस्तर खुद भी मिलता है। तीनों ही काहे के लिए फेमस है रे भैया? आयरन के लिए। और यहीं हमें धात्विक खनिज बॉक्साइट मिलता है, और बॉक्साइट में और इसी क्षेत्र में मैग्नीज भी मिलता है। मैग्नीज और बॉक्साइट, मैग्नीज और बॉक्साइट क्यों? आर्कियन क्रम की चट्टान, इसका ओरिजिनल, ओरिजिनली बना ही उसी से जो अंदर है? और बाद में भी लावे का जमाओ। बात समझिए नहीं समझिए? तो इस क्षेत्र के अंदर हमें क्या मिलेगा? बॉक्साइट और मैग्नीज। पड़ा होगा कोरापुट, काला हांडी। दंडकारण्य के पठार के, काला हांडी के पठार पे नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? घर बैठे बैठे सोचते रहना। पेटी पैक हो चुकी है मेरी तरफ से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आयरन कहाँ मिलेगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैग्नीज कहाँ मिलेगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बॉक्साइट कहाँ मिलेगा। और ये जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये रहा आप लोगों के लिए विंध्य स्कारप्लैंड। ये रहा काली मिट्टी का क्षेत्र है। घर पे झूम कर करके देखते रहना। ये चंबल बहती उसका क्या लेना देना। अभी मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता। ये फोटोएं आपको बहुत जोरदार लग रही होगी, इन्हीं फोटोओं को आपको सीने से लगाना है तो मजा आ जाएगा। बात समझिए क्या? आगे आइए। और ये समझ में आ गया होगा दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के तीन भाग कर रखे हैं। महाराष्ट्र का पठार इधर का भाग कर रखा है, आंध्र का पठार, आंध्र प्लेटो या तेलंगाना पठार, और ये हो गया कर्नाटक पठार। कहीं के भाग है रे भाई तीनों? दक्कन के पठार के। किसके? दक्कन। ये दक्कन का पठार खुद कहीं का भाग है? पेनिनसुलर प्लेटो को। ये कहीं से बनाया रे भाई? ये बना है गोंडवाना से। ये किसका भाग था रे भाई? ये भाग था पेंजिया का। ये किससे बना था रे भाई? ये बना था लावे के शीतलीकरण से। उम्मीद कर रहा हूँ पीछे की तरफ से आएंगे तो पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में मेरे को आयरन भी मिलेगा। और आपको पता होगा, महाराष्ट्र में आरबीसी है। आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन है। बहुत बढ़िया। कैसे है थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आरबीसी है, आरबीसी का मतलब है रत्नागिरी, बी का मतलब है भंडारा, और सी का मतलब है चंद्रपुर। यहाँ लोहा नहीं मिलेगा तो और कहाँ लोहा मिलेगा? आप ही सोच लीजिएगा घर बैठे बैठे। यहाँ लोहा नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? इस पिक्चर को लाइएगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये
45-50 मिनट से क्या बकवास कर रहे हैं। सर का तरीका यही है जो दिमाग के ताले खोलता है। उम्मीद कर रहा हूँ बात पकड़ ले गए होंगे। इधर आइए, इधर आइए, आंध्र का पठार यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले तेलंगाना का पकड़ लेता हूँ। धात्विक खनिज यानी आयरन पक्का मिलना है। दो नाम पढ़े होंगे, करीमनगर। पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है प्रवीण? करीमनगर और वारंग है, करीमनगर और निजामाबाद। नाम सुना है, नहीं सुना? निजामाबाद। यहाँ आयरन नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? यही मिलना था। वो अरे बोल लो, घर बैठे बैठे बोल लेना, यही मिलना था। और अगर मैं आंध्र प्रदेश के भाग की बात करूं तो नाम पड़ा होगा कुड़प्पा और नेल्लोर। यहाँ नहीं मिलेगा तो और कहाँ आयरन मिलेगा? घर बैठे बैठे सोचिएगा। कर्नाटक के अंदर पड़ा होगा चिकमंगलूर, पड़ा होगा चिकमंगलूर, पड़ा होगा बाबा बूदन की पहाड़ी। यहाँ आयरन नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? आप ही सोचिएगा। ये सवाल तो आपके पूछा भी जा चुका है। बाबा बुदन की पहाड़ी काहे के लिए फेमस है? दो चीजें बताई थी, एग्रीकल्चर में बताई थी। बाबा बाबा अपना बाबा बाबा बुदन थी। कौन थी ये? पहले कर्नाटक की पहाड़ी। 1617वीं ईस्वी में, 1670 यमन गया, 5-7 बीज दबा लाए बाबा जी और लाके बो दिए यहाँ पे, और बो दिए, उसका नाम ही पड़ गया बाबा बुदन। और वो कॉफी के लिए भी फेमस है और आयरन के लिए भी फेमस है। आगे एक बात समझेंगे। ठीक, थैंक यू।